हेलो गाइस, तो लास्ट बार में हमने देखा कि डॉक्टर आ जाते हैं और वैन केजिंग को मुंह पे रख के थप्पड़ लगाते हैं और वैन केजिंग के लिए और जाओ जीजू के लिए हनीमून का टिकट बुक कर लेते हैं। और फिर अब हम आगे रीड करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग फ्लैशबैक पे रुक गए थे, तो अब हम फ्लैशबैक से शुरू होते हैं। अभी हमें पता चलेगा कि इनकी शादी कैसे हुई थी, जाओ जीजू और वैन केजिंग की शादी कैसे हुई थी। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो वैन केजिंग को जो कोई भी लड़की नहीं दे रहा था और जो दे रहा था तो वो लड़की वैन केजिंग के साथ जो अपनी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा रही थी। तो डॉक्टर जो परेशान थे, तो वैन केजिंग की चाची की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। तो फिर वैन केजिंग को एक वेबसाइट का पता चला। ये एक इलीगल वेबसाइट था, मतलब ऐसे किसी के साथ शादी करना अलाउ नहीं था। बट वैन केजिंग को अब अपनी चाची की आखिरी ख्वाहिश जो पूरी करनी थी, तो वैन केजिंग जो उस वेबसाइट के ज़रिए लड़की को ख़रीद लेता है। और उस जो वेबसाइट का रूल था कि लड़की घर आएगी तो उससे पहले इनको मैरिज सर्टिफिकेट्स में लड़के के सिग्नेचर चाहिए। पूरे होशो हवास में वो इस लड़की को अपना रहा है और किसी भी वजह से वैन के मतलब लड़का लड़की को नहीं छोड़ सकता है। तो वैन केजिंग जो हर मुसीबत को अपनाने के लिए तैयार था। उस टाइम वैन केजिंग को ये सोच नहीं थी कि लड़की में किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। उस टाइम जो वैन केजिंग ने कुछ भी नहीं सोचा और बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो उस टाइम वैन केजिंग ने उस वेबसाइट के ज़रिए एक लड़की को पसंद किया और मैरिज सर्टिफिकेट में साइन कर लिया। अब लड़की आनी थी, लड़की का आना बाकी था। तो वैन केजिंग को जो एक डेट बता दी गई थी, तो वैन केजिंग उस वेबसाइट की जो पेमेंट वगैरह होती है, हर लड़की की अलग अलग प्राइस होती है। तो वैन केजिंग ने जो उसमें अपने लिए लड़की पसंद कर ली और सब कुछ क्लियर कर दिया। अब वैन केजिंग खुश है। तो आज का दिन है कि आज आएगी वैन केजिंग की वाइफ, और वैन केजिंग जो आज छुट्टी ले लेता है ऑफिस की। और वैन केजिंग की वाइफ आने वाली है और वैन केजिंग बहुत एक्साइटेड है अपने उस न्यू वाइफ से मिलने के लिए। तो वैन केजिंग जो अपना काम ख़त्म कर लेता है, सूरपुर में तैयार हो जाता है, तो अचानक से होती है गेट में टिंग 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 टिंग। तो वैन केजिंग जो खुश हो जाता है और वैन केजिंग होता है मतलब मेरी वाइफ आ गई। और वैन केजिंग जब गेट खोलता है तो एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है और वो जो दूसरी तरफ देख रहा होता है और वहाँ से एक कार जो चली जाती है और वो छोटा लड़का उसी कार को देख रहा होता है। तो वैन केजिंग जो उस लड़के के पीछे ही खड़ा था, तो वैन केजिंग उस लड़के को बोलता है, क्या हुआ, आप कौन हो। तो वो लड़का जब अपना फेस पीछे मोड़ता है तो वैन केजिंग उस लड़के को देखता है और वो लड़का वैन केजिंग को देखता है। तो वो लड़का बोलता है, आप वैन केजिंग हो। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग बोलता है, आप इतने बड़े हो क्या जो आप मुझे नाम लेकर पुकार रहे हो। तो वो लड़का जो वैन केजिंग को देख रहा था है, तो वैन केजिंग उस लड़के को देखता है और फिर वैन केजिंग बोलता है, आपकी मम्मा कहाँ है। तो वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है और वैन केजिंग बोलता है, आप कहाँ से आए हो। तो वो लड़का चुप होता है। तो वैन केजिंग देखता है कि उस लड़के के हाथ में एक फाइल पकड़ी थी। तो वैन केजिंग उस बच्चे से पूछता है कि ये आपके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। तो वो लड़का जब देखता है कि मेरे हाथ में फाइल है, तो वो लड़का जल्दी से वो फाइल वैन केजिंग को देता है, बोलता है मतलब आगे कर देता है। तो वैन केजिंग उस फाइल को देखता है, उस बच्चे से फाइल ले लेता है और जब वैन केजिंग खोल के देखता है तो वैन केजिंग को जो झटका लग जाता है और वैन केजिंग फिर उस बच्चे को देखता है और उस फाइल को देखता है और फिर हमारा सीन पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वो बच्चा अब लिविंग रूम में खेल रहा है, और वैन केजिंग बैठा हुआ है, उसने अपना सर पकड़ा हुआ है और अचानक से आ जाता है वैन केजिंग के घर में वो डॉक्टर, यही डॉक्टर वैन केजिंग का फैमिली डॉक्टर। तो ये डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर अंकल आ जाता है। तो जैसे ही वैन केजिंग के गेट में टिंग टिंग होती है तो वैन केजिंग भागते हुए जाता है, गेट खोलता है और वो डॉक्टर ही होता है। तो वैन केजिंग डॉक्टर को देखता है, तो वैन केजिंग होता है, डॉक्टर अंकल थैंक गॉड जो आप आ गए, आप देखिए ना। तो डॉक्टर जब आते हैं, तो डॉक्टर जब अपनी आंखों से देखते हैं तो डॉक्टर जो शॉक में हो जाते हैं और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये दोनों ही बैठे हुए हैं और वो छोटा लड़का और कोई नहीं, जाओ जीशु ही था। तो जाओ जीशु जो टीवी देख रहा होता है, जाओ जीशु के हाथ में रिमोट होता है और जाओ जीशु को जो वैन केजिंग ने कार्टून लगा के दे दिया था और जाओ जीशु जो टीवी देख रहा था और डॉक्टर जो जाओ जीशु को देख रहा था और फिर वैन केजिंग को। तो वैन केजिंग डॉक्टर को बोलता है, अब मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर बताए, तुमने उस वेबसाइट को पूरा सर्च किया, क्या पता उसकी थोड़ी सी तो मालूमात होगी ना। तो वैन केजिंग बोलता है, उसका कुछ भी नहीं है, वो वेबसाइट जैसे गायब ही हो गई, एक छोटा सा सबूत भी उसने नहीं छोड़ा। और मैं अब क्या करूं, मैं ऐसे अब पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता हूं क्योंकि ये इलीगल है। मैं एक लड़की ख़रीद रहा था पैसों में, मुझे ही उल्टा सज़ा मिलेगी। तो डॉक्टर वैन केजिंग को देखते हैं, वैन केजिंग बहुत परेशान होता है। तो फिर वैन केजिंग जो ज़ोर से बोल देता है कि अब मैं क्या करूँ इस लड़के के साथ। जाओ जीशु की तरफ इशारा कर देता है। तो जाओ जीशु देखता है क्योंकि वैन केजिंग तो गुस्से में था, तो उसने ज़ोर से बोल दिया था। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देखने लग जाता है और आता है वैन केजिंग के पास बैठ जाता है और वैन केजिंग को बोलता है कि आप हो,
आप वैन केजिंग हो? तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है तो जाओ जिशु बोलता है मतलब आपकी और मेरी शादी हो गई? तो जाओ वैन केजिंग जब ये सुनता है उस बच्चे के मुंह से, तो वैन केजिंग बोलता है नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। तो जाओ जिशु अपसेट हो जाता है और जाओ जिशु बोलता है कि मैं अब यहीं रहूँगा आपके साथ। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं, मैं आपके फैमिली को ढूंढने की कोशिश करूँगा। आप कहाँ पे रहते हो? तो जाओ जिशु मुँह बना लेता है, बोलता है मुझे नहीं है पता। तो वैन केजिंग बोलता है अच्छा, तो आपको जब जो लोग ला रहे थे तो आपको रास्ता तो मालूम होगा ना? तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मैं रास्ते में सो गया था। तो वैन केजिंग बोलता है क्या? तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। और फिर वैन केजिंग अपना सर पकड़ लेता है और डॉक्टर देख रहा होता है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और फिर डॉक्टर को देखता है और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देखता है अब होता है आप कितने हैंडसम हो। तो वैन केजिंग जाओ जिशु के मुँह से अपनी तारीफ सुनता है। तो फिर वैन केजिंग अपने फोरियर पे थप्पड़ मारता है। तो फिर वैन केजिंग डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर कुछ बोलिए ना, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर बोलता है वैन केजिंग अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे माफ़ कर देना, बट अब सही बोलूँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प करूँ। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु जो कार्टून है वह देखकर खुश हो रहा था। और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु जो दूसरे रूम में सोया है, वैन केजिंग ने उसको सुला दिया था और घर का काम कर रहा था। तो फिर अचानक से वैन केजिंग को कॉल आ जाती है और ऑफिस से वैन केजिंग को बुलाया जाता है एक मीटिंग की वजह से। वैन केजिंग को अर्जेंट बुलाया जाता है और वैन केजिंग जो जल्दी से अपने रूम में जाता है, तैयार हो जाता है और ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है और घर को ताला कर देता है। और फिर अब वैन केजिंग ऑफिस में है और ऑफिस का काम ख़त्म करते करते वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और वैन केजिंग को बिल्कुल भी नहीं है याद कि मेरे घर में अब एक छोटा बच्चा है। वैन केजिंग जो रोज़ की तरह बेफिक्र होता है और वो आराम से जाता है। तो अब हम जाओ जिशु के पास आते हैं कि इसका क्या हाल हुआ जब ये घर में अकेले था। तो जाओ जिशु घर में था, अब जाओ जिशु सो गया तो जाओ जिशु की आँख खुली तो उस टाइम रात होने ही वाली थी, बिल्कुल आसमान की रोशनी कम कम थी, मतलब रात होने वाली थी, तकरीबन 6 बज रहे होंगे। तो जाओ जिशु उठता है तो रात होने वाली थी। जाओ जिशु जैसे उठता है तो जाओ जिशु रूम के बाहर आता है, घर में और कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली था, थोड़ी थोड़ी रोशनी लग रही थी, सारी लाइटें बंद थी क्योंकि वैन केजिंग जब जा रहा था तो उसने सारी लाइटें ऑफ कर दी थी और वैन केजिंग काम पे चला जाता है। तो जाओ जिशु जो घर में अकेले था, जाओ जिशु तो पहले पूरे घर को देखता है, वो ऊपर ही खड़ा होता है, सीढ़ियों के ऊपर, लिविंग रूम नीचे होता है। तो जाओ जिशु ऊपर खड़ा होता है और वो देखता है घर में कोई भी नहीं है और अंधेरा होने वाला है। तो जाओ जिशु डर जाता है और जाओ जिशु डर के मारे दूसरे कमरे में चला जाता है, वैन केजिंग के रूम में। जाओ जिशु डर जाता है और जाओ जिशु डर के मारे बेड के नीचे जाके छुप जाता है। उस दिन जाओ जिशु 8 या 9 साल का था। तो जाओ जिशु जो बेड के नीचे छुप जाता है और जाओ जिशु उधर ही डरते डरते कांप रहा होता है। तो जाओ जिशु जो उधर ही डर के मारे छुप जाता है बेड के नीचे। अब वैन केजिंग के पास आते हैं हम लोग। वैन केजिंग जो बेफिक्र होकर अपने ऑफिस का काम आराम से ख़त्म कर रहा होता है और जैसे कि रोज़ आराम से अपने स्टाफ के साथ गपशप लगाता है और वैन केजिंग का कोई फिक्र ही नहीं है। वैन केजिंग से बिल्कुल भूल गया है कि मेरे घर में एक बच्चा है और वो उसको मैं अकेले छोड़ कर आया हूँ। वैन केजिंग को बिल्कुल भी याद नहीं होता है। फिर वैन केजिंग जो घर जाता है तो घर जाते जाते वैन केजिंग को 11-12 बज जाते हैं और वैन केजिंग जैसे घर जाता है तो अब वैन केजिंग घर आता है, लाइटें ऑन करता है। तो हम अगले सीन दिखाते हैं वैन केजिंग अपने रूम में है और नाइट सूट पहना हुआ है और वैन केजिंग बेड पर बैठ जाता है। जैसे ही वैन केजिंग बेड पर बैठ जाता है और लेट रहा होता है तो वैन केजिंग के हाथ से वॉच गिर जाती है। वैन केजिंग जो वॉच उठाकर बेड के साइड टेबल पर रख रहा था, तो जैसे ही रख रहा था वैन केजिंग के हाथ से वॉच गिर जाती है और जैसे ही वैन केजिंग वॉच उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वैन केजिंग जैसे वॉच उठा लेता है तो वैन केजिंग को किसी की सहकने की आवाज़ आ जाती है। तो वैन केजिंग को जब सहकने की आवाज़ आ जाती है तो वैन केजिंग शौक में होता है और फिर वैन केजिंग बिल्कुल चुप हो जाता है दोबारा उस आवाज़ को सुनने के लिए। तो फिर दोबारा वो आवाज़ आ जाती है तो वैन केजिंग फिर जल्दी से बेड के नीचे देखता है तो जाओ जिशु बेड के नीचे था। तो जाओ जिशु जिसने अपनी टांगों को हक किया था तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है और फिर वैन केजिंग जैसे जाओ जिशु को हाथ करता है तो बेड से हाथ निकालता है तो वैन केजिंग देखता है जाओ जिशु की बॉडी इतनी गर्म, जाओ जिशु डर के मारे जाओ जिशु को बुखार चढ़ गया था और वैन केजिंग जाओ जिशु की ऐसी हालत देखता है। जाओ जिशु फिर पूरी रात डर रहा था और जाओ जिशु वैन केजिंग के पास ही सोया था तो जाओ जिशु के दिल में वही डर था। जाओ जिशु को डर के मारे फीवर चढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था और वैन केजिंग जो इतनी रात को डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जो उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो जाओ जिशु जो नींद में ही डर रहा था और डॉक्टर जब फिर वैन केजिंग को बोलते हैं कि वैन केजिंग ये कैसे हुआ, तो वैन केजिंग जो अब बहुत पछताता है अपनी इस हरकत पर और वैन केजिंग बता देता है। तो डॉक्टर वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं और वैन केजिंग जो चुपचाप खड़ा होकर सुनता है। वैन केजिंग फिर जाओ जिशु के लिए 3 दिन की लीव ले लेते हैं, मतलब छुट्टी ले लेता है और जाओ जिशु का पूरी तरीके से घर में ख्याल रखता है। हाँ, फिर उस दिन के बाद 1 हफ्ता तो डॉक्टर वैन केजिंग को याद दिलाता था कि जाओ जिशु कैसा है।
जाऊ दिशु कहाँ है, जाऊ दिशु घर पर है ना, जाऊ दिशु ने खाना खाया। तो डॉक्टर जो वैन केजिंग से जाऊ दिशु का पूछता रहता था, तो जाऊ दिशु के लिए फिर डॉक्टर आता भी रहता था। और वो डॉक्टर जो कभी भी वैन केजिंग के घर में बेफजूल नहीं आता था, वो डॉक्टर जाऊ दिशु के लिए जो घर में आता जाता रहता था। और फिर धीरे धीरे जो डॉक्टर जाऊ दिशु के लिए आते थे, और डॉक्टर जो वैन केजिंग को अब जाऊ दिशु को याद भी दिलाते थे। जब दिन में एक दफ़ा तो डॉक्टर फ़ोन ज़रूर करते थे जाऊ दिशु का पता करने के लिए, और हफ्ते में 2-3 चक्कर ज़रूर लगाते थे। और इसी तरह करते करते डॉक्टर की और वैन केजिंग की बहुत ज़्यादा आपस में इनका रिश्ता और भी गहरा हो गया, और वैन केजिंग फिर डॉक्टर को अपने फादर की जगह समझते थे। और फिर इस तरह करते करते डॉक्टर का जो ट्रांसफ़र किसी और सिटी में हो गया, बहुत बड़े शहर में हो गया। तो डॉक्टर को जो अब वहीं पर जाना होगा, वो भी 1-2 साल की बात, 1-2 साल की बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा सालों की बात थी। डॉक्टर जो बहुत अफसर थे, तो वैन केजिंग भी अफसर था। तो जाऊ दिशु तो रो रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर उसको बहुत प्यार करते थे। तो जब डॉक्टर दूसरे शहर जा रहा था, तो जाऊ दिशु वैन केजिंग तो बाकायदा उससे मिलने गए। और डॉक्टर जो जाते जाते वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग जाऊ दिशु का ख्याल रखना, और ये तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा क्या है। तो वैन केजिंग बोलता है, डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो। तो डॉक्टर बोलता है, वैन केजिंग तुम्हें ये जो मिला है ना, ये तुम्हें गॉड ने दिया है, इसके साथ कभी बुरा मत करना। ये सोच कर कि इसका वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है, ये समझ के तुम इसको अनदेखा या इसको अपसेट नहीं कर सकते हो। ये याद रखना, इसका मैं हूँ। तो वैन केजिंग जो डॉक्टर को देखता है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, याद है ना। तो वैन केजिंग स्माइल करता है फेक्सी, और बोलता है हाँ मुझे याद है, मेरा इतना छोटा सा हस्बैंड, ये अच्छी किस्मत है। वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कौन सा मना उस टाइम था जब मैं उस वेबसाइट पर क्लिक कर दिया था। तो डॉक्टर वैन केजिंग के कान को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे लिए तुम्हारी चाची ने एक से एक लड़कियाँ ढूंढी, पर तुमने उसमें से एक के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बढ़ाई, तो ये तुम्हारी सज़ा है। और ये याद रखना, जाऊ दिशु अभी बच्चा है, जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसकी फीलिंग बदलती जाएगी, ये याद रखना। तो तुम्हें इसको अपसेट नहीं करना है। तो वैन केजिंग जो फैक्स स्मार्ट तो दे देता है, और फिर वैन केजिंग डॉक्टर को बोलता है मैं इसको स्कूल में इसकी एडमिशन करवाने वाला हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। अब फिर डॉक्टर जो चला जाता है, और जाऊ दिशु वैन केजिंग जो डॉक्टर को टाटा कर देते हैं, और डॉक्टर जो चला जाता है। और फिर वैन केजिंग जो जाऊ दिशु को देखता है, और जाऊ दिशु वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है। तो वैन केजिंग बोलते हैं चलें। तो जाऊ दिशु बोलते हैं हाँ चलें। तो फिर वैन केजिंग और जाऊ दिशु जिस तरह रहते थे, तो वैन केजिंग फिर जाऊ दिशु को स्कूल में एडमिशन करवाता है। अब ये जाऊ दिशु को जब स्कूल में एडमिशन करवाता है, तो सब वैन केजिंग से पूछते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, मतलब आप ये एडमिशन करवाते, ज़ाहिर फादर का नाम तो पूछते ही हैं। तो प्रिंसिपल जब पूछ रहा था जाऊ दिशु का फादर कौन है, तो वैन केजिंग को तो कुछ भी नहीं था पता जाऊ दिशु के बारे में। तो और उधर वहाँ का जो माहौल है वो बहुत, मतलब वहाँ का जो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे वैसे कुछ भी नहीं चलता है कि हम बोलते हैं कि हमें रास्ते में मिल गया, नहीं, ये वहाँ पे नहीं चलता है। अगर वहाँ पे कोई रास्ते में मिल जाता है ना, तो उसको बाकायदा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उसकी तहकीकात होती है, जो कि खैर यहाँ पर भी है। तो वैन केजिंग जो फंस जाता है, तो जो प्रिंसिपल दोबारा पूछते हैं कि इसके फादर कौन है। तो वैन केजिंग फिर बोलता है मैं हूँ। फिर प्रिंसिपल बोलता है ओ आप हो। तो फिर वैन केजिंग जो मजबूरी में वैन केजिंग को जाऊ दिशु का फादर बनना पड़ा, क्योंकि वैन केजिंग फंस सकता था। वैन केजिंग ने जब जाऊ दिशु को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तो वैन केजिंग ने वहाँ जाऊ दिशु को अपना बेटा कहा। तो वैन केजिंग को यही ठीक लगा, क्योंकि उस टाइम कोई इशू खड़ा नहीं हुआ। मतलब प्रिंसिपल ने नहीं पूछा कि तुम्हारी वाइफ शादी कब हुई, ये वो कुछ भी नहीं पूछा। तो वैन केजिंग को यही ठीक लगा, और वैन केजिंग ने फिर अपने जहन में यही डाल दिया कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका फादर हूँ। तो फिर जब भी कोई पूछता था, तो वैन केजिंग उसको फादर ही बोलता था कि मैं इसका फादर हूँ, ये मेरा बेटा है, और मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इसी तरह स्कूल में एडमिशन हो गई। इसी तरह वैन केजिंग जाऊ दिशु का ख्याल रखने लगा। जाऊ दिशु को बस वैन केजिंग जाऊ दिशु को अपना सब कुछ समझ गया था, ज़ाहिर और तो कोई था नहीं। तो वैन केजिंग जाऊ दिशु को अपना सब कुछ समझ गया था, इसका ख्याल रखता था और इसके साथ रहता था। तो अपने बच्चों की तरह वैन केजिंग से समझ गया था। धीरे धीरे जाऊ दिशु की जो उम्र है वो बढ़ती जाती थी। वहीं जाऊ दिशु को पता था कि मेरा और इसका क्या रिश्ता है, क्योंकि जाऊ दिशु घर में हमेशा इसको हस्बैंड ही बोलता था, और वैन केजिंग इसका मुंह हमेशा बंद करवाता था कि मुझे ऐसा मत बोलो। पर जाऊ दिशु जो बोलता था, क्योंकि ये जहाँ से लाया गया था ना, वहाँ के बड़े लीडर ने पूरे रास्ते में इसको यही बताया था। वैन केजिंग की बाकायदा पिक थी, तो वो बच्चे के जहन में ऐसे ही डाल रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड है, ये जो बोले तुम्हें वो करना है, तुम्हें जो भी बोलेगा वो तुम्हें करना है। वो जैसे इसके दिमाग में गंदी गंदी बातें डाल रहा था। बट वैन केजिंग तो उस टाइप का था नहीं। तो वैन केजिंग जो इसको ऐसे कोई भी कमांड नहीं देता है। जब कोई ऐसा
किसी को ख़रीद लेता है ना तो वो अपने हवस के लिए ख़रीदते हैं। तो मतलब ऐसे लड़कियों को ख़रीदते हैं तो वो लोग खुद ही कमांड देते हैं कि उठो, ये करो, ये हटाओ, अपनी ड्रेस हटाओ, तो ऐसे कमांड देते हैं। तो जो जाऊद यीशु को जहाँ से लाया गया था, वहाँ के बड़े लीडर ने जाऊद यीशु के जहन में यही डाला था कि जो तुम्हें ये पर्सन करने को बोलेगा वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, वो तुम्हें करना है, क्योंकि ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारा हस्बैंड है। मतलब बच्चे के जहन में यही डाल दिया गया था। तो वह जाऊद यीशु, अब ज़ाहिर है बच्चे के जहन में जो डाला जाता है वो वही ही होता है। बच्चे से कुछ भूलता नहीं है, तो जाऊद यीशु से जो नहीं भूलता था, तो जाऊद यीशु जो वैन केजिंग को हस्बैंड ही हस्बैंड बोलता था। जब उसको बुलाता था तो हस्बैंड बोलता था। तो वैन केजिंग जो उसको मना करता था, मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे नाम से पुकारो। तो जाऊद यीशु की उम्र बढ़ती गई, और जाऊद यीशु की जब उम्र बढ़ती गई तो जाऊद यीशु की फीलिंग भी बदलती गई। 5 साल जाऊद यीशु वैन केजिंग को टच करता था, और वैन केजिंग को पूरी तरीके से अनकंट्रोल करने की कोशिश करता था, बट वैन केजिंग जो कंट्रोल में ही रहता था। पर जाऊद यीशु की इतनी हरकतों के बाद ज़ाहिर है कौन अपनी फीलिंग्स इतनी कंट्रोल कर सकता है। वैन केजिंग को भी जाऊद यीशु से प्यार हो गया, बट फिर वैन केजिंग को रियलाइज़ हुआ कि आगे जाके मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं ऐसा तो नहीं रहूँगा। तो वैन केजिंग फिर जाऊद यीशु के लिए उसका ही हम हमारे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश रखता था, और वैन केजिंग ने ये डील रख दी थी। तो हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो डॉक्टर जो वैन केजिंग के सामने खड़ा होता है और बोलता है, थैंक गॉड करो जो तुम्हें जाऊद यीशु मिल गया, नहीं तो आज तुम वैसे ही अकेले रहते जैसे मैं अकेला हूँ। मुझसे पूछो कि मेरी लाइफ कैसे गुजर रही है। और वैन केजिंग जो डॉक्टर को देखता है, वैन केजिंग की आंखें नम होती, डॉक्टर इमोशनल हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, वैन केजिंग अकेले लाइफ नहीं जी जाती है, मत करो, अपने साथ इतना जुल्म मत करो। जाऊद यीशु तुम्हें गॉड ने दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तुमने इतने साल उसको हर्ट किया, क्या क्या मिला तुम्हें? अब से तुम्हारी ज़िद भी पूरी हो गई। जो तुमने एक डील रखी थी, बकवास सी डील रखी थी, वो भी तुमने पूरी कर दी। अब जाऊद यीशु की बारी है, अब जो वो चाहेगा वही होगा। ये याद रखना, तुम लोग कल ही जा रहे हो, और मैं वहाँ पे होटल में रूम भी बुक कर दूँगा। मेरा वहाँ पर एक फ्रेंड रहता है, मैं उसको बोल के तुम लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दूँगा रहने का। ओके, अभी के अभी रूम में जाओ, जाऊद यीशु तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वैन केजिंग जो अपसेट होते हैं और डॉक्टर जो गुस्से में होते हैं, तो वैन केजिंग जा रहा होता है, और डॉक्टर बोलता है कि वैन केजिंग ये याद रखना, मैं भी पूरी ज़िंदगी अकेले रहा हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत है। पहले तो मुझे दूसरों के इंटरफेयर से मैं तंग होता था, बट अब मुझे ज़रूरत है ताकि मेरे पास कोई बैठा हो, मेरे साथ बातें करें। मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ला कर दो ना। ला सकते हो? नहीं ना, नहीं आता है। ओके, क्योंकि मैंने तुम्हारी उम्र में वैसे ही हरकतें करता था जैसे तुम करते हो। और डॉक्टर जो वैन केजिंग को बोलता है, रूम में जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो वैन केजिंग जो जा रहा होता है,